हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर मोतला। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। साइंस की अगली क्लास लेकर आए हैं। इसी तरह बना रही है हमारे साथ। आप लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा है और पढ़ रहे हैं आप लोग। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा हम सिलेबस को कंप्लीट करते चले जाएंगे। और देखिए, ये साइंस की इससे पहले लगभग 4-5 क्लास हो चुकी हैं और इससे आगे की फिर ये अब ये चलेगी। देखिए, इसमें हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सेल के बारे में ही आज फिर से हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा सेल के बारे में हमने जान लिया है और आज इससे आगे देखेंगे सेल में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं। चलिए समझते हैं इसको। सेल पढ़ना है हमें। देखिए, हमने क्या देखा कि सेल किसे कहते हैं। सेल किसे कहते हैं? सेल का मतलब है खाली जगह। सेल का मतलब होता है खाली जगह। तो जो ब्रिटिश वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक, जिनका नाम है, उन्होंने कार्क के टुकड़े में, किसके टुकड़े में? कार्क के टुकड़े में एक मधुमक्खी के जैसा छत्ता संरचना देखी। एक ऐसी संरचना देखी जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो उन्होंने उसे खाली रूम कहा, मतलब खाली जगह कहा। खाली जगह का मतलब होता है सेल। उन्होंने उसे सेल कहा। तो इसलिए जो संरचना दिखाई दी, इसी को क्या कहा गया? इसी को शेल कहा गया, जिसका अर्थ होता है खाली जगह अर्थात लिटिल रूम। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा इसका वर्णन व्यापक रूप से अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक कौन सी है? माइक्रोग्राफिया। उन्होंने इसका विस्तार से वर्णन कौन सी बुक में किया? माइक्रोग्राफिया में। सेकंड फैक्ट में चलते हैं। लेकिन जीवित जीव पहली बार कोशिका की खोज, यानी कि जीवित जीव में ये किस में है? ये कार्क क्या है? ये कार्क क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा है। और ये क्या है? जीव है। क्या है? ये बायोम है। ठीक है ना? ये बायो यानी कि लाइफ में पहली बार कोशिका की खोज हुई। कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये इनके वैज्ञानिक का नाम है। इनका एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कब? 1674 में। इनके द्वारा इसे बैक्टीरियम नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया इसे? बैक्टीरियम। क्यों? क्योंकि इसकी खोज ही बैक्टीरिया में हुई थी। इन्होंने माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा और उसमें देखा कि ये एक ही सेल है और उसी सेल के अंदर कुछ तत्व बने हुए हैं, यानी कि उसके कुछ ऑर्गन हैं जो काम करते हैं। तो उन्होंने बैक्टीरियम कहा इसे। क्या कहा इन्होंने? बैक्टीरियम। इस प्रकार से जीव और वनस्पति, ये क्या है? वनस्पति। इस प्रकार से जीव और ये क्या है? जीव। इस प्रकार से जीव और वनस्पति में दोनों में कोशिकाओं की जानकारी हो गई। ठीक है। और आगे चलकर 1665 में रॉबर्ट हुक ने, यानी कि 1665 में किसने खोज की? रॉबर्ट हुक ने। फिर 1674 में कौन आए? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अब इसके बाद 1800 यानी कि 1900 ईस्वी की बात है, 1839 में और 1838 में सेल थ्योरी आई। 1838 और 1839 में सेल थ्योरी आई। अब देखिए सेल थ्योरी क्या है। इसमें दिया गया है सेल थ्योरी में स्लाइडेन और श्वान, ये दो वैज्ञानिक हैं। स्लाइडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा वनस्पति और जंतुओं के लिए कोशिका सिद्धांत दिया। तो ये स्लाइडेन है, ये कौन है? जूलॉजिस्ट है। और ये कौन है? ये बोटनिस्ट थे। तो सेल थ्योरी में इन्होंने कहा, स्लाइडेन और स्वान ने क्या कि जंतु और कोशिकाओं का, जो वनस्पति और जंतुओं के लिए कोशिका सिद्धांत दिया। और क्या कहा? बताया गया कि सभी जीव एक ही कोशिका से बने हैं। इन्होंने क्या बताया कि सभी जीव एक ही कोशिका के बने हैं। एक ही कोशिका से बने हैं। सभी जीव एक ही कोशिका से बने हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है? देखिए, एक ही कोशिका से बनने का मतलब क्या होता है कि उसके विभाजन और पुनर्विभाजन से। ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या कि सभी जीव एक ही कोशिका से बने हैं, चाहे वह कोशिका के विभाजन से बना हो, डिवीजन से, यानी कि जो सेल डिवीजन होता है। कोशिका विभाजन का मतलब है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन कैसे होता है, क्या अभी बताते हैं। सेल डिवीजन से के बने हो। अब इस नाते कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी कैसी इकाई? संरचनात्मक और कार्यात्मक। यानी कि उनके समय 1839 में और 1838 में उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो सेल है
वो शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक भी और संरचनात्मक भी दोनों ही इकाई है। लेकिन कैसी है? सबसे छोटी। लेकिन आगे चल के तय हुआ जब जीन थ्योरी आई कि सबसे पहले सबसे छोटी जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? जीन है। लेकिन ये कैसी है? कोशिका कार्यात्मक इकाई है। कोशिका कैसी है? कार्यात्मक इकाई। अब देखिए सेल डिवीजन का मतलब क्या है। सेल डिवीजन का मतलब क्या है, इधर समझाता हूं आपको सेल डिवीजन कैसे होता है। सिंपल सा समझिए, सेल डिवीजन को सिंपल सा समझिए। देखिए ये है आपका एक एग, ठीक है, और ये है आपका एक स्पर्म। ये एग है और ये स्पर्म। इसमें चमक रहा है ना, ये ग्रीन में, ब्लू नहीं चमक रहा, इसको चेंज कर लेता हूँ, रेड ही ले लेता हूँ। तो ये आपका, ये एक आपका एग है और ये आपका स्पर्म है। तो ये दोनों मिले, इनके दोनों मिलने से क्या बना? जाइगोट बना। इनके दोनों मिलने से क्या बना? जाइगोट। अब देखिए जाइगोट में पहली स्टेज में ये 2 में विभाजित हो जाएगा, 2 सेल। फिर ये किस में विभाजित हो जाएगा? 4 सेल, ठीक है। फिर ये किस में विभाजित होगा? ऐसे ही छोटी छोटी और सेलों में विभाजित होता चला जाएगा। ये 4 किस में बदल जाएगा? 8 में, 4 8। फिर ये किस में विभाजित हो जाएंगे? ये सब में डिवीजन बन जाएगा, 8 का 16 है। फिर कितने में बनेगा? फिर 32, और 32 के बाद 64। ये 64 की जो स्टेज होती है ये सबसे लास्ट होती है, और यही प्रेगनेंसी पीरियड है। कौन सा पीरियड है? प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं इसी को, ठीक है। 64 डिवीजन के बाद फिर कोई डिवीजन नहीं होता, फिर अंगों का निर्माण होता है। देखिए वैसे तो इसके बाद ही 32 डिवीजन के बाद ही अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। इससे पहले अगर कोई डिवीजन होता है तो फिर 2 लाइफ बनती हैं, लेकिन इसके बाद जो डिवीजन होगा वो क्या होगा? फिर एक ही लाइफ में डेवलप होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहा? कोशिका के विभाजन से और पुनर्विभाजन से। तो विभाजन और पुनर्विभाजन ये चल रहा है ना, तो इस प्रकार से जो कोशिका में डेवलपमेंट होगा उसी से बॉडी बनेगी, उसी से लाइफ बनेगी। तो इन्होंने क्या कहा सेल थ्योरी में? इन्होंने यही सेल थ्योरी दी कि जीवन में जो कोशिका, जो जीवन जो बना है वो कोशिका के विभाजन और पुनर्विभाजन से बना है, जिसमें केवल एक कोशिका की भूमिका होती है, ठीक है। तो यही हमने समझाने की कोशिश करी है। अब देखिए जो सबसे बड़ी कोशिका होती है बॉडी में वो होती है आपकी न्यूरॉन। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, 1 मीटर तक की हो सकती है। जैसे स्पाइनल कोड है, जैसे स्पाइनल कोड को देखेंगे आप तो वो कितनी हो सकती है? वो 1 मीटर तक की हो जाती है। तो ये इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की है। देखिए इसमें ये वाला पार्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। ये कौन सा पार्ट है इसका? केंद्रक वाला पार्ट। इसे ऐसे रेड कर लेते हैं। ये क्या है? इसका केंद्रक है, ठीक है। अब ये सेल की बॉडी है, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट। इसके जो बाहर के निकले हुए होते हैं ये ऐसे बनता है, कुछ कुछ ऐसी होती है ये, और ये इसमें से ऐसे निकले होते हैं ये, और ये इसके सिनोप्टिक नोब होती है ऐसे। ये इसकी कैसी नोब है? इन्हें कहते हैं सिनोप्टिक नोब, ठीक है। देखो ये इसका एक्सोन होता है, और ये इसमें जो इसके नोड ऑफ रेनवर या सेनवन सेल, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, इसे पढ़ेंगे आगे हम, जो नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम, जब ब्रेन पढ़ेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें बड़े आसानी से हम इसको पढ़ेंगे न्यूरॉन को। लेकिन मैंने अभी ये इसलिए बताया है कि न्यूरॉन की संरचना देख लीजिए किस प्रकार की होती है। ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी से कह सकते हैं, सबसे बड़ी सेल कह सकते हैं, ठीक है। ये सिंगल सेल होती है। तो इसलिए आगे देखिए कुछ फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे अब चीज़ें। तो इसके आगे चल के विर्शाव के द्वारा सेल थ्योरी को और अधिक उन्नत बनाया गया और बताया गया कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण पहले से ही उपस्थित किसी न किसी कोशिका से होता है। यही बात है जैसे पहले स्लाइडन और स्वान ने कह दिया सेल थ्योरी में कि एक ही कोशिका के विभाजन और पुनर्विभाजन से हुआ। ये कहते हैं कि पहले से ही उपस्थित कोई ना कोई कोशिका रही होगी। तो सिंपल सी बात है, तभी तो बना भाई जाइगोट, तभी तो बना जब पहले से ही उपस्थित कोई कोशिका होगी।
तो इन्होंने वही बात कही है। इसके बाद स्ट्रासबर्ग आए। इसके बाद कौन आया? स्ट्रासबर्ग कहते हैं कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक की मुख्य भूमिका है। ये आपको नाम याद रखने हैं। स्ट्रासबर्ग ने क्या कहा, विर्शाव ने क्या कहा, मतलब इनकी अपनी अपनी अपना अपना रोल है सेल थ्योरी में। ऐसे आपसे डिस्क्राइब करके नहीं पूछा जाएगा, ऑप्शन के रूप में पूछा जा सकता है कि केंद्रक की मुख्य भूमिका के बारे में किसने बताया? स्ट्रासबर्ग के द्वारा। सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? केंद्रक कोशिका का प्रबंधक होता है। इन्होंने यही बताया कि केंद्रक जो है वो कोशिका का प्रबंधक होता है। अब इसमें देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। ये लिखा है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। इसके बाद जैसे इसमें स्पाइनल कोड सबसे बड़ी कोशिका होती है, 1 मीटर तक की हो सकती है ये। ठीक, अब देखिए आगे, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। और स्पर्म होती है, लेकिन ये स्पर्म केवल पुरुषों में पाया जाता है। तो इसलिए मानव शरीर की, अगर हम कंबाइंड बॉडी की बात करें, मानव का मतलब है मेल और फीमेल दोनों की बात करें, तो फिर हम इसको स्पर्म को नहीं रख सकते। लेकिन अगर मैं पुरुषों में कहूँ मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अगर मैं इसमें पुरुष कहूँ कि पुरुषों के शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? स्पर्म होती है, लेकिन यह केवल पुरुषों में पाई जाती है। तो इस नाते आरबीसी को सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो गई? आरबीसी। आरबीसी से भी छोटी होती है स्पर्म कोशिका, लेकिन वो केवल पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, विकसित कोशिका नहीं होती। क्यों? ये आरबीसी कोई विकसित कोशिका नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता। इसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी एक दो लोग ऐसे हैं जहाँ न्यूक्लियस होता है। इसमें भी से ऊंट और लीमा होता है, उसकी कोशिका में क्या पाया जाता है? उसकी आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट है, आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आगे भी एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे। इसलिए रिपीट, एक तरीके से आपको ये समझिए कि पिछले 10 ईयर के क्वेश्चनों के फैक्ट ही हैं। बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही रखे मिलेंगे आपको। तो आप और भी कुछ ना तो इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं उसके आधार पर नोट्स बनाइए और एक एक चीज़ को लिखते हुए चलिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब देखिए, आरबीसी में केवल ऊंट और लीमा, केवल कौन? ऊंट और लीमा। ऊंट और लीमा की जो आरबीसी होती है उसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, देखिए अब ये हो गई। अब देखिए, इसमें लिखा शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए, ये जो अंडा होता है, एग जो होता है, जैसे मान लिया ये एग है, ये एग है, तो ये क्या है? सिंगल सेल। ये क्या है? एग क्या होता है? सिंगल सेल होती है, यानी कि जितना बड़ा वो एग होता है वो एक ही सेल होती है। तो देखिए, एक ऐसी सेल है जो आपकी बॉडी में इतनी छोटी है कि उसे आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, और एक इतनी बड़ी सेल है जो खाने के रूप में भी काम आती है। लोग इसमें मल्टीविटामिन्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह होता है, क्योंकि प्रोटीन का ही मेन काम होता है। ठीक है ना? तो ये एग है, तो इसमें सेल हो, ये एक सिंगल सेल है। लेकिन सबसे बड़ी सेल किसका अंडा होती है? शुतुरमुर्ग का, क्योंकि सबसे बड़ा अंडा होता ही शुतुरमुर्ग का है। तो सबसे बड़ी सेल भी कौन सी हो गई? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, लेकिन कोई भी एग एक सेल होती है। ठीक है, ये यहाँ तक समझिए। इसके कोई भी एग जो होता है, यानी कोई भी जो अंडा होता है वो क्या होती है? सिंगल सेल, जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। देखो, माइकोप्लाज्मा क्या होता है? ये माइकोप्लाज्मा एक स्पीसीज है। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब क्या है? एक ग्रुप है। ये किसका? जो आपके इन जंतुओं का, जीवों का। इसे बैक्टीरिया तो हम नहीं कह सकते माइकोप्लाज्मा को, लेकिन फिर भी इसका एक स्पीसीज है, एक वर्ग में आता है। ठीक, अब ये माइकोप्लाज्म जो होता है 2 प्रकार का होता है, माइकोप्लाज्म कैप्रिकोलम और माइक्रोप्लाज्म माइकोडीज के नाम से जाना जाता है। अभी मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्या बताया? इसमें सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म होती है। अब देखिए, ये जो माइकोप्लाज्म है, ये जो माइकोप्लाज्म है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इधर समझा दूंगा आपको। माइकोप्लाज्म या माइकोप्लाज्मा एक ही बात है, इसे ऐसे समझिए। माइकोप्लाज्म, माइकोडीज,
और माइकोप्लाज्म कैप्रिकोलम, माइक्रोप्लाज्म कैप्रिकोलम। तो ये दोनों इसी स्पीसीज के ही पार्ट हैं, यानी कि यही जीव हैं दोनों। इन दोनों को मिलाकर सिंथिया बनाया गया था। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया था? सिंथिया। ये एक पहला कृत्रिम जीव है, दुनिया का ये पहला कृत्रिम जीव बनाया डॉक्टर क्रेग वैगनर ने। कृत्रिम जीव ये लैब में बना हुआ पहला जीवन है। देखो कहते हैं ना जीवन नहीं बना सकते, लेकिन जीवन बना लिया गया। भले ही ये कृत्रिम है, कृत्रिम का मतलब है ये बैक्टीरिया यानी कि इस जीवाणु से बनाया गया, लेकिन कृत्रिम था पूरी तरीके से। फिर इस पे बैन लगा दिया गया डॉक्टर क्रेग वैगनर की कंपनी पे, और उन्होंने फिर आगे ये काम रुक गया, क्योंकि ये अनएथिकल माना जाता था कि हम नया जीव उत्पन्न नहीं कर सकते। पृथ्वी पर उपस्थित पहले से जो जीव हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जैसे आज कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आने वाले समय के लिए खतरा हो सकती है, एआई जो होती है, लेकिन ऐसे ही इसको कहा गया। अब एआई क्यों खतरा है वो करंट में बात करेंगे, या जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसके लिए। अब इसको समझिए। अब ये भी एक सेल है, देखिए ये सेल है, लेकिन ये कैसी सेल है? ये प्रोकैरियोटिक सेल है। मैंने क्या बताया, सेल आपको दो प्रकार की होती हैं। जो सेल हैं, जो आपकी सेल हैं वो कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। जो सेल हैं वे कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की सेल होती है। सेल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अब देखिए कौन कौन सी प्रकार है सेल, ठीक है। एक सेल और ये दूसरी। प्रो कैरियोटिक सेल। अब देखो कैरियो क्या होता है? कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, ठीक है। केंद्रक यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसे कैरियो कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रो का मतलब है यानी कि वो विकसित नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है जिसमें केंद्रक नहीं है। जिसमें केंद्रक या तो नहीं है, या तो नहीं होगा, या विकसित नहीं होगा। वो क्या है? एक डीएनए एलिमेंट की टाइप का लिपटा हुआ होता है वो, लेकिन विकसित नहीं होता। और एक होती है यूकैरियोटिक। इसे ऐसे लिख सकते हैं कैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। इसमें क्या है? केंद्रक है, केंद्रक इसमें होता है। कैसा? विकसित केंद्रक। इसमें केंद्रक कैसा होता है? विकसित अवस्था में केंद्रक होता है। अब देखो ये लिखा ना प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल इस प्रकार की है, बैक्टीरिया वगैरह की है, ये उसी की दिखा रखी है। अब देखिए ये इसकी पूंछ होती है, इसे फ्लैजिलम कहते हैं। ये पूंछ को क्या कहते हैं? फ्लैजिलम। अभी फ्लैजिलम ये क्या काम करता है? इसे आगे बढ़ाता है। ये कैसे? जैसे आपने देखा होगा जो एक जैसे कोई पानी में कोई ऐसा जानवर ऐसा मछली होती है तो उसके पीछे पूंछ होती है, वो क्या करती है? उसे आगे की तरफ धकेलती है। तो ऐसे ही ये वाला पार्ट है इसका, ये इसे आगे की तरफ धकेलने के लिए है, आगे चलाने के लिए। इसको पूरे को कैप्सूल कहते हैं। और देखिए ये 3 लेयर में होता है। ये किस में होता है? 3 लेयर में। 3 लेयर का मतलब 3 लेयर होती हैं इस पे, इसके कैप्सूल में। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। देखिए ये कैप्सूल है, ये लिखा कैप्सूल। ये इसके ऊपर की जो है ये वाली है, ये सबसे ऊपर वाली, इसी को शेल वॉल कहते हैं। ये क्या है? इसकी सेल वॉल। ये क्या है? इसकी सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब है जो इसका बाहर की दीवार है, कोशिका की दीवार। अब ये राइबोसोम है इसका, ये वाला पार्ट जो है, ये छोटे छोटे जो आपको टुकड़े दिखाई देंगे, ये राइबोसोम है सब। ये आपके राइबोसोम, इसे यहाँ लिख लेता हूँ, राइबोसोम। ये राइबोसोम के पार्ट है। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन बनता है ना, आपको सबको पता ही है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, देख लीजिए ये इसका न्यूक्लियस है, ये इस प्रकार का। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। देखो इसमें ये न्यूक्लियस अब ऐसे फिक्स न्यूक्लियस नहीं है, विकसित नहीं है। ये कैसा न्यूक्लियस होता है? ये कैसा न्यूक्लियस होता है? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं इसे। ये डीएनए है, ये डीएनए के धागे होते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये एक विकसित न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो इसलिए ये बैक्टीरिया की जो कोशिका ऐसी होती है, जो विकसित कोशिका नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें केंद्रक सही विकसित रूप में नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें गाल्जी बॉडी वगैरह का काम नहीं होता,
क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए तो होता है, लेकिन इसमें जो डीएनए प्रोटीन बना के जो एमआरएनए वगैरह के माध्यम से टीआरएनए के और राइबोसोमल आरएनए के माध्यम से ट्रांसफर करता है, वो इसमें ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद एक सेल है और इसमें अपने आप डेवलप हो जाता है। ठीक है, देखो ये जैसे लिखा ना, माइकोप्लाज्मा एक प्रकार की जीवाणु स्पीशीज, मैंने आपको बता दिया इसमें कितने प्रकार के होते हैं, 400 प्रकार के जीव हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलता हूँ। अब देखिए, इन दोनों को मिलाकर क्या जीव बनाया गया था, सिंथिया। किस किस से? माइकोप्लाज्मा कैप्रिकोलम और माइक्रोप्लाज्मा माइकोडीज। ठीक है, तो आर्टिफिशियल लाइफ डेवलप की गई थी डॉक्टर क्रैग वेंटर के द्वारा। ठीक है, अब ये हो गया, ये सिंपल फैक्ट्स के रूप में है। ठीक, इतना आपने पढ़ा, ये फैक्ट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। और क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन याद रखना, पीसीएस के एग्जाम तक, यूपीएससी के एग्जाम तक। यूपीएससी में कभी कभार ऐसा रेयर होता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन पीसीएस में अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और साइंस के सबसे ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके पुराने क्वेश्चन है वे इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि कम से कम जो क्वेश्चन आ चुका है वो गलत ना हो। आने वाले नए क्वेश्चनों को आपकी स्टडी पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, लेकिन जो पहले आ चुका वो तो कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने क्या बताया अभी, टाइप ऑफ सेल, 2 सेल बताई। एक प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, मनुष्य की आरबीसी। अभी तो बताया भाई, अभी तो बताया मैंने, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक में कौन सा आ जाएगा, बैक्टीरिया और मनुष्य की आरबीसी। क्यों? क्योंकि ये केंद्रक के रूप में विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखिए एक फैक्ट है छोटा सा, मनुष्य के शरीर में लगभग 75,000 अरब, ये थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया, यह है 75,000 अरब, 75,000 अरब सेल पाई जाती है, जिसमें से 25,000 अरब जो आरबीसी हैं, जो इसमें से 25,000 अरब केवल आरबीसी हैं। देखिए आरबीसी का काम क्या है, वैसे ब्लड में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी यूज हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, हाथ चला रहा हूँ, ये सब एनर्जी से हो रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आरबीसी जिम्मेदार है। ठीक है, अगर इनकी संख्या कम हो जाती है या अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है तब भी परेशानी होगी, और कम हो जाएगी तब भी इसमें प्रॉब्लम आने लगती है, इसलिए इनका नियंत्रित होना जरूरी है। अब यूकैरियोटिक सेल देखिए, जिन कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ये इसमें सेल नीचे चली गई, इसे मैं यहाँ बना देता हूँ, सेल को अलग से बना दूंगा, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए ये एक सेल है। ठीक, अब देखिए ये बाहर की जो होती है इसकी, से सेल वॉल, ये आपकी सेल वॉल, ये आपकी सेल वॉल हो गई। ठीक है, इसमें इसे कहेंगे मिटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं इसे, मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है, मिटोकॉन्ड्रिया में सारा जितना भी आप भोजन करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, और मिटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को किस में बदलती है, एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, नहीं तो मैं इसमें अच्छे से समझा देता आपको, कोई बात नहीं, मैं फिर से क्लास फिर लेके आऊँगा इसी के बाद, इसी पर सेल को अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन इसी में भी हम अच्छे से कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, देखो ये रखा, ये लिखा आपका, तो इसमें एक दूसरा कलर चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये छोटे छोटे, ये मैं बना दूं, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। ठीक है, ये क्या है, राइबोसोम, ये राइबोसोम है। इस प्रकार से, ऐसे ही ये जो आपकी मिटोकॉन्ड्रिया है, इसके चारों ओर ऐसे, और इसमें मैं मान लेता हूँ ये केंद्रक हो गया, वैसे केंद्रक बीच में होता है, इसको हम क्या मान लें,
न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, तो ये जो आपका सेल है इसका एक एक पार्ट चलो मैं अलग से पढ़ाता हुआ चलता हूँ। ठीक है, तो देखिए ऐसे पढ़ते हैं। चलो देखो, सेल मेम्ब्रेन इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। देखो यह कोशिका का सबसे भारी भाग होता है और फास्फोलिपिड का बना होता है। यह कोशिका का सबसे भारी भाग होता है। जैसे मान लिया ये कोई कोशिका है, जैसे ये कोई कोशिका है तो ये इसके ऊपर होती है ये भारी भाग, इसी को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसी को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। तो और अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ये कोई पर्दा है और ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब है अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य। तो अर्धपारगम्य का मतलब है इधर से कोई चीज़ अगर इधर जाएगी तो वो सेलेक्टेड मैटर ही जाता है, सब चीज़ें इसमें पार नहीं होती, अर्थात सेलेक्टेड मैटर को ही ये आने जाने देता है। इसलिए एक ऐसी झिल्ली है अर्धपारगम्य। अगर ये पूरी पारगम्य होती तो अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं वो सारा सेल से निकल के बाहर और फिर मृत्यु सेल की। तो इसलिए ऐसा नहीं हो पाता। ये कैसी है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसमें केवल सेलेक्टेड मैटर ही ट्रांसपोर्ट हो पाता है जरूरत के अनुसार। जैसे क्या होता है, देखो पानी से बाहर निकल जाता है लेकिन इसमें जो प्रोटीन का फ्लूइड होता है अमीनो एसिड वो उससे बाहर नहीं आता। तो इसीलिए जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है उसका मतलब क्या है कि आपकी सेल में से धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। अब ये इसमें पानी कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, एसिडिटी। पानी कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, एसिडिटी। जो लोग एसिड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनकी सेल से या उनके ब्लड से या उनके ऑर्गन से पानी क्या होने लगता है, खींचने लगता है। ठीक है, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है, जो आपके घरों में आरओ लगा रहता है वो भी उस प्रक्रिया पे काम करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से ये क्या होता है, इसका जीव द्रव्य का जो वाटर है जो इसमें भरा हुआ होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, फिर सिग्नल जाता है ब्रेन को कि प्यास लगाइए, फिर वो प्यास लगाएगा, फिर आप जाके पानी पीते हैं। ठीक है, तो इसके कौन से मुख्य दो कार्य हैं, बाहरी वातावरण से कोशिका को बचाना, यानी कि ये जो बाहरी वातावरण से क्या करती है, कोशिका को बचा के रखती है और सुरक्षा देती है उसे। ठीक है, बाहरी वातावरण से आवश्यक संपर्क बनाए रखना, जैसे आवश्यक ह्यूमिडिटी यानी कि उसको लेना, आर्द्रता को लेना, सनलाइट जो है उसको यूज करना, और क्या है, प्रेशर को मेंटेन करना इत्यादि, ये इसके काम होते हैं। अब देखिए न्यूक्लियस, आगे आता है केंद्रक। केंद्रक, तो कोशिका का मुख्य भाग क्या है, केंद्रक है। कोशिका का मुख्य भाग क्या है, केंद्रक। ठीक है, यह कोशिका का प्रबंधक कहलाता है क्योंकि कोशिका में कार्यों का मुख्य नियंत्रण इसी के द्वारा होता है और कोशिका की गतिविधि इसी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आगे चलिए, इसे कोशिका का क्या कहते हैं, वार रूम। ठीक है, अब देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म, जैसे मान लिया ये कोशिका है कोई, जैसे ये कोई कोशिका है तो इसमें ये द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है, द्रव्य। इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्मा। साइटो किसे कहते हैं, सेल को, है ना, कोशिका को, और प्लाज्म का मतलब उसके अंदर जो प्लाज्मा भरा हुआ है उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। सभी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए साइटोप्लाज्म ही प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म भी वही होता है जो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, सभी कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक। ठीक है, इसलिए उनमें क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो इसलिए प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये क्या है, मुख्य जीव द्रव्य, क्या कहते हैं इसे, द्रव्य या जीव द्रव्य। इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड से भरा होता है, रंगहीन गंधहीन गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है। ठीक, इसमें 80% भाग पानी है। इसमें कितना परसेंट, इसमें 80% भाग क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, यह कोशिका को भौतिक और जैविक आधार देता है। भौतिक और जैविक आधार देने का मतलब क्या है कि इसमें प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये जीव द्रव्य है। भौतिक आधार यानी कि इसमें जो प्रोटीन बनेगा, जब सेल डिवाइड होगी, सेल में 2 न्यूक्लियस बनेंगे, डिवाइड होगी,
तो उसे आधार देने का काम, यानी कि उसका साइज का डेवलपमेंट का काम क्या करता है, जीव द्रव्य से ही तो निकलता है, सब प्रोटीन सब यहीं से आता है। ठीक है, इस क्यों, क्योंकि शरीर की सभी गतिविधियां कैसे होती हैं, हार्मोन और एंजाइम से। ठीक है, जो प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड से। और एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो एसिड ही तो साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के द्वारा ही सब चीज़ें, देखो आपकी बॉडी में हार्मोन और एंजाइम अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जब आपको बहुत तेज बुखार होता है तो एंजाइम और हार्मोन जो होते हैं इनसे निकलने वाले सिग्नल डिसबैलेंस हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कारण यही है, क्योंकि अभी देखो एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए यह बायोलॉजिकल बेस ऑफ लाइफ कहते हैं, बायोलॉजिकल बेस ऑफ लाइफ। ठीक है, इसे फिजिकल बेस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से आकृति और आकार मिलता है। ये तो इतना बड़ा शरीर है जो लोगों का बनता है, ये सब किससे बनता है, सबके पीछे साइटोप्लाज्म ही काम करता है, यही जीवन का बेस है। अब देखिए राइबोसोम, ये सीधे जब भी राइबोसोम की बात आए तो समझ जाना कि ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाने का काम करता है। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर मुख्यतः साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला है और कोशिका का मुख्य अंग है, जिसमें प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। ये क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि शरीर की सभी गतिविधियों के लिए प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम पे। तो राइबोसोम पे कैसे बनता है, अभी देखते हैं, देखो कैसे बनता है राइबोसोम पे। इसको आगे बताता हूँ, चलो राइबोसोम पे कैसे प्रोटीन बनता है। देखो, क्योंकि देखो जैसे यह है आपका डीएनए, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन बनाना। तो डीएनए प्रोटीन बनाता है या बनवाता है, डीएनए प्रोटीन बनवाता है, सिग्नल देता है, ट्रांसक्रिप्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसक्रिप्ट। ये ट्रांसक्रिप्ट करता है किसको, आरएनए को। और आरएनए भी कौन सा, मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए किसको भेजता है, ट्रांसपोर्टिव आरएनए को। और ट्रांसपोर्टिव आरएनए किसको भेजता है, यानी कि आरएनए। ये आर क्या है, यही तो राइबोसोमल आरएनए है। यही क्या है, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल का मतलब है जो राइबोसोम पे पाया जाता है, और ट्रांसफर का मतलब जो ट्रांसफर का काम करेगा। ठीक है, तो इसी को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ये बनवाता है, ये कहाँ ले जाता है, बताइए, ये कहाँ ले जाएगा, राइबोसोम पे ले जाएगा, राइबोसोम पे। और राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम से यहाँ पे कौन पाया जाता है, आरएनए है। तो यहाँ क्या क्या बनाएगा, ये एमिनो एसिड बनाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, एमिनो एसिड। किससे, प्रोटीन से। जब 50 एमिनो एसिड हो जाएंगे, जब 50 एमिनो एसिड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यही तो प्रोटीन बन जाएगा, यही प्रोटीन बन जाएगा। फिर ये कहाँ चला जाएगा, सेंट्रोसोम के पास में। सेंट्रोसोम क्या करेगा, सॉरी गाल्जी बॉडी के पास में। गाल्जी बॉडी क्या करेगी, सेंट्रोसोम के पास में उसको डिवीजन करके इसको भेज देगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। यही इसका मैकेनिज्म है, इस तरीके से ये काम करता है। यही तो लिखा है कि प्रोटीन बनाने का निर्देश कौन देता है, डीएनए। डीएनए ने निर्देश दिया किसको, आरएनए को। आरएनए ने बनाया और राइबोसोम पे। तो ये बना, प्रोटीन बना ये वाला, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ऐसे देखिए, डीएनए से जब आरएनए बनता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है। डीएनए से जब आरएनए को निर्देश दे तो ट्रांसक्रिप्ट किया जाएगा, और जब आरएनए सारी सुविधाएं पार कर ले, टी भी और आर भी, टी आरएनए, आर आरएनए, ठीक है, और कहाँ, राइबोसोम पे। और राइबोसोम से कहाँ क्या बनता है, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये यहाँ से क्या आया, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको भूलना नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। ये कोई मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला कि कैसे बनेगा, ना आज तक पूछा गया है। आपसे कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, एमआरएनए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, टीआरएनए, एमआरएनए या आरआरएनए, या राइबोसोम पर कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरआरएनए कहते हैं। ठीक है,
तो शरीर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं सब प्रोटीन से राइबोसोमल पर बनती है। कहाँ बनती है? राइबोसोम पर बनती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनता है यहाँ। इस नाते राइबोसोम शरीर की हर गतिविधि के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए राइबोसोम हर गतिविधि के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखो, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है और एमआरएनए क्या कराता है? राइबोसोम पर प्रोटीन बनता है। इसका मतलब क्या है? सीधा डीएनए निर्देश देगा, आरएनए क्या करेगा? उसे ट्रांसपोर्ट करेगा और राइबोसोम पर वो बन जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है। अब देखिए अगला पार्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का। अभी इसको बनाता हूं मैं आपको। सेल का अगला पार्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया या मिटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं आप इसे, एक ही बात है। मिटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये लिखा मिटोकॉन्ड्रिया, पावर ऑफ सेल, रेस्पिरेशन। एक शब्द है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। इसे कहते हैं हिंदी में श्वसन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? श्वसन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? श्वसन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। देखो दो प्रकार का श्वसन। एक श्वसन ये हम सांस लेते हैं जो हम फेफड़ों से छोड़ते हैं, ये वाला श्वसन नहीं, ठीक है। इसे उसे रेस्पिरेशन नहीं कहते, उसे ब्रीथिंग कहते हैं। जो हम फेफड़ों से लेते हैं वो श्वसन ब्रीथिंग है, और ये श्वसन क्या है? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज को किस में बदलना? एनर्जी में बदलना। ग्लूकोज को किस में बदल देना? एनर्जी में बदल देना। तो ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कहाँ होगी? देखो माइटोकॉन्ड्रिया या मिटोकॉन्ड्रिया में। ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से ये सेल है, जैसे ये सेल है तो इसमें ये है आपका मिटोकॉन्ड्रिया, ये आपका मिटोकॉन्ड्रिया है, मिटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन कैसा होता है? देखिए ये ब्लड है, ये ब्लड है, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल, इसमें ब्लड जा रहा है, ठीक है। आपने भोजन खाया, वो लीवर के पास गया, अमाशय में गया, अमाशय में उसमें फिर एसिड मिला, फिर लीवर के पास गया, लीवर ने जो चीज़ें ज़रूरी थी वो रख ली और चीज़ें आगे भेज दी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वहाँ से कहाँ मिला? ब्लड में घुल गया। अब देखिए ये ब्लड में घुल गया, तो इस ब्लड में क्या चल रहा है? इस ब्लड में ही प्रोटीन है, इस ब्लड में ही फैट है, और इस ब्लड में ही आपका ग्लूकोज है। अब ये वाला ग्लूकोज इस ग्लूकोज से थोड़ा अलग है। देखिए प्रोटीन किस में टूटेगा? एमिनो एसिड में। प्रोटीन किस में टूटता है? एमिनो एसिड में। फैट किस में टूटेगा? फैटी एसिड में, फैटी एसिड में। और ग्लूकोज किस में टूटेगा? ग्लूकोज किसी में नहीं टूटता, ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहता है, ग्लूकोज में ही टूट जाएगा। तो ये एमिनो एसिड भी अगर आपने खाया है तो ये भी आगे किस में टूटेगा? ये भी ग्लूकोज में ही टूटता है, ये भी अंततः ग्लूकोज ही बनता है, इसका भी अंततः ग्लूकोज ही बन जाता है। यानी कि जब ये ब्लड में बहकर कोशिका के पास जाते हैं तो वहाँ पे कौन बैठा है? वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये क्या आ जाएंगे? किसके रूप में जा रहा है? ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। और प्लस किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जाएंगे, देखिए इसे ऐसे समझिए, तो इससे पानी अलग हो जाएगा H2O, ठीक है। और पानी अलग हुआ और क्या होगा? और क्या अलग हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा? केवल एनर्जी। क्या बचेगा? केवल एनर्जी। यही एनर्जी हमारी बॉडी में यूज होती है। इसी तरीके से एनर्जी कहाँ यूज होती है? बॉडी में। ये अंतिम उत्पाद जो हम खाते हैं वो क्या है? अंतिम उत्पाद ये है। फिर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है उसका पचाने के लिए। तो वो कहाँ जाएगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। यहाँ कौन बैठा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बैठा है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? हाइड्रोजन को अलग हो जाएगा, इसमें जल जाएगी ये, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जलाने का काम करेगा। किसके साथ क्रिया करेगा? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन ईंधन है भाई। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन ईंधन है। और O2 क्या है? O2 जलाने का काम करता है, वो माचिस है। तो ये
O2 हाइड्रोजन को जला देगा और इसको जलाते ही क्या निकलेगी, एनर्जी। तो क्या बचा, कार्बन, तो CO2 बच जाएगा और क्या बचेगा, और H2O बचेगा, यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल बचेंगे और इसका एक बना के पानी बन जाएगा। और जो भी कुछ बचा वो सब क्या है, वो एनर्जी के रूप में बॉडी में चेंज हो जाता है। जो मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, खड़ा होकर घूम रहा हूँ, ये सब किसके कारण है, ये मिटोकॉन्ड्रिया में होने वाली प्रक्रिया के कारण संभव हो रहा है। तो इसलिए मिटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। आप इसे दोबारा से चेंज करके यानी कि पीछे जाकर दोबारा देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। अब देखिए ये सब लिखा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सभी माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा में बदलते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन एग्जाम में पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया सेल के किस भाग में होती है, तो कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब देखो गाल्जी बॉडी का क्या काम है। यह कोशिका में और कोशिका के बाहर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट का प्रबंध करता है। ट्रांसपोर्ट, किस ट्रांसपोर्ट का, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट। जो राइबोसोम पे प्रोटीन बना है उसी का ट्रांसपोर्ट करेगा ये गाल्जी बॉडी। कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर कहाँ जाना चाहिए और कोशिका के बाहर कहाँ जाना चाहिए, ये निर्धारित करेगा। अर्थात राइबोसोम पर जब प्रोटीन बनता है तो उसकी पैकिंग करता है और जरूरत वाले अंगों तक इसे भेजने का मुख्य कार्य किसका है, आपका गाल्जी बॉडी का। ठीक है, देखो समझो इसे, मैंने क्या बताया था, डीएनए, यहाँ समझिए डीएनए कहाँ चला जाएगा, आरएनए। ठीक है, तो डीएनए ये आरएनए कैसा है, ये आरएनए है एमआरएनए, फिर टीआरएनए, फिर राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ क्या मिलेगा, ये कहाँ है, ये राइबोसोम पर है, ये कहाँ है, राइबोसोम पर, ये कहाँ है, राइबोसोम पर है, ये कहाँ है, ये राइबोसोम पर है। अब देखिए राइबोसोम के आगे, राइबोसोम से आगे क्या मिलेगा इसको बैठा हुआ, गाल्जी बॉडी। क्या मिलेगी, गाल्जी बॉडी। अब ये क्या करती है, ये इसकी पैकिंग करेगी। यहाँ पे जो एमिनो एसिड है, यहाँ पे जो एमिनो एसिड बन रहा है, यहाँ पे जो एमिनो एसिड बन रहा है उसकी पैकेजिंग करने का काम करता है ये। ठीक है, और पैकेजिंग करने का काम करके कहाँ भेजता रहता है, आगे सेंट्रोसोम के पास भेजेगा। देखिए यह सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। भाई प्रोटीन को ट्रांसपोर्टेशन का कार्य ही जब यूकैरियोटिक में है, वहाँ तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता क्योंकि वहाँ प्रोटीन में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह आरबीसी में भी नहीं पाया जाता। बिल्कुल फैक्ट है ये। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। जो पौधों की कोशिकाओं में से क्या कहा था, डिक्टियोसोम। आपने देखा होगा पौधे में जब हम कुछ ऐसा चीज़ मारते हैं तो उसमें से क्या पानी पानी सा या कुछ वाइट सा ऐसा एलिमेंट निकलता है, तो वही क्या है, वही क्या है, इसका गाल्जी बॉडी है। उसे क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं उसे, ये रहा डिक्टियोसोम कहते हैं उसे, डिक्टियोसोम कहा जाता है। पौधों में से क्या कहते हैं, पौधों में कार्य कौन करता है, डिक्टियोसोम करता है। ठीक है, अब देखो इससे आगे वाला पार्ट कौन है, सेंट्रोसोम। यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेल डिवीजन का काम जंतु कोशिका में ही होता है। ठीक है।